दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका अपना सचिन कुमार। एक बार फिर से आर्य प्राचीन सभ्यता एपीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। अपने वादे के मुताबिक मैं दूसरा वीडियो लेकर आ गया हूं, जो 15-15 मिनट के वीडियो 4 वीडियो होंगे, जिनमें पूरे एक वर्ष से भी अधिक का करंट अफेयर्स शामिल करने का मैंने वादा किया था। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आज का है कि उत्तरी चुंबकीय ध्रुव किस गति से साइबेरिया की ओर खिसक रहा है। तो ये 55 किलोमीटर प्रति वर्ष की दर से साइबेरिया की ओर खिसक रहा है। देखिए, उत्तरी चुंबकीय ध्रुव खिसक रहा है, ना कि उत्तरी ध्रुव। चुंबकीय ध्रुव के बारे में जो भी बच्चे कोचिंग में आए थे या जो भी बच्चे अपनी संस्था से जुड़े हुए हैं, चाहे वो किसी भी संस्था से जुड़े हुए हों, उनको इस चीज़ की जानकारी मैं डीपली मैंने दे दी थी, बता दिया था कि उत्तरी चुंबकीय ध्रुव किस प्रकार खिसक रहा है, कि उसके कारण क्या है, इसके क्या परिणाम होंगे। बहरहाल चुंबकीय उत्तरी ध्रुव खिसक रहा है 55 किलोमीटर प्रति वर्ष की गति से। लगभग ये जब से पहली बार इसका अंदाजा लगाया गया था, जब से अब तक ये लगभग 2300 किलोमीटर के करीब खिसक चुका है। तो आपको केवल इतना ही पूछा जाएगा कि उत्तरी चुंबकीय ध्रुव किस गति से साइबेरिया की ओर या अपने स्थान से खिसक रहा है, तो उसका उत्तर होगा 55 किलोमीटर प्रति वर्ष। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल का पहला चित्र 8 टेलीस्कोपों की मदद से कब लिया गया था। तो ये 11 अप्रैल 2019 को पहली ब्लैक होल की पहली तस्वीर से ये दुनिया वाकिफ हुई थी, जिसको 8 टेलीस्कोपों की मदद से लिया गया था। अगला प्रश्न है, दो अंतरिक्ष यानों को जोड़ने की तकनीक को क्या कहा जाता है। तो देखिए, उसका नाम है स्पेस डॉकिंग। इसमें अब धरती पे नहीं, अंतरिक्ष में जब दो अंतरिक्ष यान होते हैं तो उनको आपस में जोड़ा जाता है। यह तकनीक अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने में बहुत ज़्यादा सक्षम होती है। अभी भारत का इस पर ट्रायल चल रहा है, क्योंकि भारत 2030 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन भेजने की तैयारी कर रहा है, जिसका वजन लगभग 20 टन होगा। और अगला प्रश्न यही है कि भारत कब तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन भेजेगा, तो इसका उत्तर है 2030। नेक्स्ट है, भारत गगनयान में जाने वाले यात्रियों को क्या नाम देगा। तो भारत गगनयान जो हमारा एक मानव भेजने का यान है, मानव को अंतरिक्ष में भेजने का एक मिशन है, तो भारत गगनयान में जाने वाले यात्रियों को व्योमनट्स नाम देगा। और आपसे अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि गगनयान में जाने वाले रोबोट का नाम क्या होगा, तो रोबोट का नाम होगा व्योममित्र। उस रोबोट का नाम है व्योममित्र, और अंतरिक्ष यात्रियों को नाम दिया है व्योमनट्स। नेक्स्ट है, चाय के निर्यात में भारत व चीन का कौन सा स्थान है। तो भारत का स्थान चौथा है और चीन प्रथम स्थान पर अब भी काबिज है। अगला प्रश्न है, चांद का वह स्थान जहां 7 सितंबर 2019 को चंद्रयान 2 द्वारा लैंडर विक्रम को उतरना था, जो कि नहीं उतर पाया है, और किसी कारण से मतलब वो अपने मुख्य स्थान से 700 मीटर पहले ही उसका हमसे संबंध टूट गया था। आप जानते ही हैं चंद्रयान 2 के बारे में। तो वह मजीनस सिंपेलियस, जो कि दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रमा के, जहां पर कभी भी प्रकाश नहीं पहुंचता है, और वहां का ये अनछुआ एक स्थान है, जहां अगर भारत का मिशन सक्सेस हो जाता तो भारत विश्व का पहला देश बन जाता दक्षिण ध्रुव पे चंद्रमा के यान उतारने वाला। तो जहां पर भारत यान उतारने वाला था उसका नाम है मजीनस सिंपेलियस। ये आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है, 27 मार्च 2019 को भारत अंतरिक्ष में उपग्रह ध्वस्त करने की क्षमता वाला चौथा देश बन गया। इस मिशन का नाम क्या था। तो देखिए, इस मिशन का नाम था मिशन शक्ति। और अब से पहले, भारत से पहले अमेरिका, रूस और चीन के पास यह शक्ति थी। मतलब अब हम अंतरिक्ष में यदि हमारे सैटेलाइट से, हमारे उपग्रह से कोई छेड़छाड़ करता है, तो हम उसके सारे उपग्रहों को मार गिराएंगे। और यह शक्ति हमने हासिल कर ली, और इस मिशन का नाम था मिशन शक्ति। अगला प्रश्न है, किस देश में सबसे ज्यादा लोग यह मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन का मुख्य दोषी मनुष्य है। देखिए, यूएन ने एक सर्वे कराया था ये जानने के लिए कि किस देश के लोग यह मानते हैं, सबसे ज्यादा लोग यह मानते हैं कि जो भी जलवायु परिवर्तन का जो मुख्य दोषी है वो कौन है। तो भारत के सबसे ज्यादा लोग ये मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन का मुख्य दोषी मनुष्य है, जो कि हम लोगों की एक सहनशीलता, हम लोगों की एक प्रकृति से प्रेम को दर्शाता है। और अगला प्रश्न है, 4 फरवरी 2019 को अमेरिका किस संधि से बाहर हुआ।
तो देखिए INF संधि से अमेरिका बाहर हो गया है, क्योंकि अमेरिका ने रूस पे ये आरोप लगाया था कि हम तो इस संधि का पालन कर रहे हैं, इंटरमीडिएट न्यूक्लियर ट्रीटी ऑफ फोर्स, और हम तो इसका पालन कर रहे हैं, मतलब हम तो कोई परमाणु मिसाइल नहीं बना रहे हैं, लेकिन चोरी चुपके रूस परमाणु मिसाइल बना रहा है। इसलिए 4 फरवरी 2019 को अमेरिका ने इस संधि से अपने आप को बाहर कर लिया। अगला प्रश्न है, वह आतंकी संगठन जिसका सीरिया की धरती से 20 वर्ष बाद खात्मा हो गया, तो वह आतंकी संगठन है ISIS। आप एक बात जानते रहिए, भले ही सीरिया की धरती से ISIS का खात्मा हो गया है, लेकिन वह अन्य देशों में अपनी जमीन तलाश रहा है, अपने पैर पसार रहा है। तो इसलिए आप याद रखेंगे कि सीरिया की धरती से 20 वर्ष बाद ISIS का खात्मा हो चुका है, जो नाटो की सेना ने जिसका खात्मा किया है। अगला प्रश्न है, सबसे ज्यादा बाघों की संख्या किस राज्य में है? तो आप बाघों में और शेरों में और चीतों में अंतर करना जानिए, और आप जान लीजिए कि बाघों की सबसे ज्यादा संख्या मध्य प्रदेश में है और शेरों की सबसे ज्यादा संख्या गुजरात में है। मध्य प्रदेश में 226 बाघ पाए गए हैं। 2019 की जो 19-20 की जो मतलब बाघों की जो संख्या का काउंटेशन किया था, जो काउंटिंग की थी, उसमें 526 मध्य प्रदेश के अंदर बाघ पाए गए हैं। तो इस समय भारत में सबसे ज़्यादा बाघ जो है मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं, और ये आपको जानना चाहिए। अगला प्रश्न है, 4 धाम मार्ग से जुड़ने वाले स्थान, तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान में कौन से स्थान पर है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान में 6ठे स्थान पर है। और अगला प्रश्न है, 1500 वर्ष पुरानी परंपरा को तोड़ 2 जनवरी 2019 की सुबह सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला का नाम क्या है? दो महिलाएं थी जिन्होंने 1500 वर्ष पुरानी, जो केरल का बड़ा ही एक दिलचस्प मामला था, जो सुप्रीम कोर्ट में गया, पहले वहाँ के हाई कोर्ट में गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, फिर उसका फैसला आया कि इस प्रकार की किसी परंपरा को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता जहाँ पे महिला और पुरुष होने में भेदभाव किया जाता हो। तो इस फैसले के आने के बाद बड़ी ही वहाँ पे सावधानी बरती गई, बहुत फोर्स लगाई गई, जिसके बाद 2 जनवरी 2019 को कनक दुर्गा व बिंदु, ये 2 महिलाएं 1500 वर्ष पुरानी परंपरा को तोड़ सबरीमाला मंदिर में प्रवेश कर गईं, जिसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, और वहाँ के पुजारियों ने और वहाँ के जो देखभाल करने वाले हैं उन्होंने मंदिर की फिर सफाई की। अगला प्रश्न है, 20 दिसंबर 2019 को ब्रेग्जिट से बाहर होने वाला देश ब्रिटेन है। तो ब्रेग्जिट का मतलब ब्रिटेन का एग्जिस्टेशन, मतलब ब्रेग्जिट को एग्जिट मतलब बाहर जाना। ब्रिटेन 20 दिसंबर 2019 को जो एक यूरोपियन संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय यूरोपियन संगठन है, जिसके तहत किसी भी देश में, यूरोपियन कंट्री का कोई भी देश कभी भी किसी भी यूरोपियन देश में जा सकता था, व्यापार कर सकता था बिना वीजे के। तो इस प्रकार अब ब्रिटेन ने क्या कहा कि हमें इससे नुकसान हो रहा है, और 20 दिसंबर 2019 को ब्रिटेन इस संधि से बाहर हो गया। अगला प्रश्न है, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अर्थात CDS बिपिन रावत ने किस दिनांक को अपना पद संभाला? देखिए, बिपिन रावत CDS हैं, ये अब आप जान चुके हैं, तो ये प्रश्न ना पूछ के अब वो पूछेगा कि किस दिनांक को अपना पद संभाला। तो 30 दिसंबर 2019 को भारत को अपना पहला CDS मिल गया, जिसकी कई दशक से कारगिल के युद्ध के समय से ही भारत की सेना मांग कर रही थी, और भारत की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था को देखते हुए जिसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। तो इसी के साथ अगला प्रश्न है, वह राज्य जिसने खादी उत्पादन में 2019 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो वह राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने खादी उत्पादन में 2019 में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस नदी पर कंडी प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो देखिए, भारत ने रावी नदी पर कंडी प्रोजेक्ट शुरू किया है। कंडी प्रोजेक्ट शुरू क्यों किया है? देखिए, हम अपने हिस्से का जो पाकिस्तान में चला जाता है, हमारे हिस्से का जल, हम उसका उपयोग नहीं करते थे। वास्तविकता यह है कि यदि हम उसका उपयोग करने लगें तो पाकिस्तान में अकाल के हालात बन जाएंगे। लेकिन कानून के हिसाब से, इंटरनेशनल ट्रीटी के हिसाब से, अब हमने अपने कहते हैं हिस्से का जल
यूज करना शुरू कर दिया है और यूज शुरू करने के लिए पूरी तरह से उस पर कई सारे प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, जिनमें से कंडी प्रोजेक्ट एक है जो रावी नदी पर बनाया जा रहा है। तो आपको ये आ सकता है प्रश्न, बहुत जरूरी प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस तारीख को एलओसी के पार जाकर एयर स्ट्राइक की? तो वो 26 फरवरी 2019 को की थी। देखिए, जब भारत ने पहली बार एलओसी के पार जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, एयर स्ट्राइक ना होकर सर्जिकल स्ट्राइक जब पहली बार भारत ने की थी, तो वो प्रश्न भी पूछा गया था कई सारी परीक्षाओं में। इसलिए एलओसी के पार जाकर एयर स्ट्राइक भारत ने कब की थी, एयर स्ट्राइक पहली कब की थी, ये पूछ सकता है आपसे। तो आप लिखेंगे 26 फरवरी 2019 को। अगला प्रश्न है, वह अनुच्छेद जिसका भारतीय इतिहास में पहली बार उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या विवाद मामले में प्रयोग किया? तो देखिए, वो अनुच्छेद है 142, जो कि सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति देता है कि वह अपनी हिसाब से, अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार, अपने विवेक के अनुसार किसी मुद्दे पर फैसला सुना सकता है। तो भारतीय इतिहास में 142वें अनुच्छेद का, जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 142 का प्रयोग उच्चतम न्यायालय ने पहली बार भारत के इतिहास में किया है अयोध्या विवाद मामले में। तो आपको ये जानना चाहिए। अगला प्रश्न है, वर्तमान भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो आप देखेंगे अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा हुआ है, तो मैं आपका कंफ्यूजन पूरी तरह से खत्म कर दूं। आप मुझ पे पूरी तरह से विश्वास कीजिए कि भारत में 28 राज्य हैं। पहले देखिए 29 राज्य हो गए थे हमारे तेलंगाना को लगा के, लेकिन अब फिर से कश्मीर हट गया, तो 28 के 28 ही रह गए। लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गई थी, लेकिन दमनदीप व दादरा नगर हवेली को एक कर दिया गया है। मतलब उनकी दोनों की जो राज्य क्षेत्र है उनको एक जगह मिला के एक कर दिया गया है, दोनों को एक जगह मिला दिया गया है। जैसे मैं आपको समझाऊं कि जैसे कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया है, वैसे ही दमनदीप व दादरा नगर हवेली को एक राज्य में बांट दिया है, जिससे हमारे केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 न होकर 8 हो गई है। तो ये आपको याद रखना चाहिए कि भारत में वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख है। यह पहले भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, लेकिन अब लद्दाख का पुनर्गठन हो चुका है, इसलिए यह प्रश्न दोबारा से पूछा जा सकता है परीक्षाओं में। ऐसा नहीं है कि लद्दाख का जो लोकसभा क्षेत्र है वो पहले छोटा था अब बड़ा हो गया है, वो पहले भी बड़ा ही था, लेकिन वो प्रश्न कई बार पूछा गया है। लेकिन अब लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, इसलिए यह प्रश्न फिर से पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर व लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों का पुनर्गठन कब हुआ? यह है तारीख आपको सारी जिंदगी के लिए याद होनी चाहिए, क्योंकि 31 अक्टूबर की तारीख भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है। इसीलिए इस तारीख को बार बार आने वाली पीढ़ियों को याद रखवाने के लिए जम्मू कश्मीर व लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों का पुनर्गठन 31 अक्टूबर 2019 को किया गया है। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल का नाम? देखिए, जम्मू कश्मीर अब जम्मू एंड कश्मीर नहीं है, जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर जो कि संघ राज्य क्षेत्र है, उसका प्रथम उपराज्यपाल थे जेसी मुर्मू, लेकिन अब वर्तमान में उसके उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। ये आपको याद रखना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल, मतलब जब जम्मू कश्मीर पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया था तो उसके प्रथम उपराज्यपाल का नाम था जेसी मुर्मू, लेकिन वर्तमान उपराज्यपाल का नाम है मनोज सिन्हा। अगला प्रश्न है, लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल का नाम? तो आर के माथुर। आपको ये दोनों ही प्रश्न याद होने चाहिए। मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही केवल इसमें शामिल किया है। मुझे 60 मिनट के अंदर अंदर भारत के साथ साथ पूरे दुनिया, राज्यों के साथ साथ जिले से लेकर योजनाओं से लेकर सारी चीज़ों को मैंने इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है। आपको एक एक प्रश्न पर फोकस करना चाहिए, कंफ्यूजन कुछ नहीं है। बार बार अगर आप बार बार वीडियो मत देखिए, आप वीडियो को चलाकर रख सकते हैं, आवाज़ सुन सकते हैं मेरी। मैंने स्पष्ट एक एक शब्द को बोला है ताकि आप लोग ऑडियो की तरह से भी इसका यूज कर सकें। सोते समय कानों पर लीड लगाकर आप बार बार इसका अध्ययन कर सकें।
तो अगला प्रश्न है, नागरिकता संशोधन कानून कौन सा संविधान संशोधन था? तो देखिए, ये 104वां स्वीकृत संविधान संशोधन था। वैसे तो संविधान संशोधन 125 से 126 से भी ज्यादा बार प्रस्तुत किए जा चुके हैं, लेकिन अब तक स्वीकार जो किए गए हैं वो 104 ही किए गए हैं। और नागरिकता संशोधन कानून 104वां स्वीकृत संशोधन कानून था। जब नागरिकता संशोधन कानून को स्वीकार किया गया था, राष्ट्रपति जी की अनुमति प्रदान की गई थी, तो ये संविधान संशोधन 104वां था। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आर्य प्राचीन सभ्यता में आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। इस जानकारी को बच्चे तक पहुंचाने के लिए आप शेयर कर सकते हैं, आप लाइक्स कीजिए, कमेंट कीजिए, जो प्रश्न मन में आता है इससे संबंधित वो पूछिए। और मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और मैंने अपने वादे के मुताबिक 2 वीडियो आपके पास ला चुका हूं, 15-15 मिनट की। ये 15 मिनट की दूसरी डोज थी। मैं 2 खुराक और आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और पूरी तरह से आपका 1 वर्ष से भी अधिक का जीएस आपके दिल और दिमाग में, मस्तिष्क में मैं उतार दूंगा पूरी तरह से। तो तब तक के लिए, अगली वीडियो आए तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।